सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अतले क्वेश्चंस की सीरीज में यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 101 से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया 2 पार्ट में, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। दोस्तों, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है कि सारी की सारी वीडियोस को केवल अगर आप ईयरफोन लगा करके सुन लेते हो, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, मैंने जितनी क्लासेस ली हैं सबको ईयरफोन लगा के अगर आपने सुन लिया है तो आप इस सब्जेक्ट में, ये 50 नंबर का सब्जेक्ट है, आप 45 से लेकर के 48 नंबर तक भी पहुंच सकते हो अगर आपने खाली सारी वीडियोस को अच्छे से सुन लिया है। क्योंकि मैंने बहुत आसान भाषा में अपने हाथों से लिख करके नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो वो नोट्स बहुत बहुत काम के हैं अगर आपने अच्छे से उनको पढ़ लिया और ये सारी सीरीज की वीडियोस को आपने देख लिया तो आप आसानी से अच्छा स्कोर करके आएंगे बहुत ही कम समय में। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल वीडियोस को देख करके जाने की जरूरत है। केवल अगर कानों में आपने सुन लिए हैं तो वो नहीं भूलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 101 से चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा रक्षक क्या है? उसका चरित्र है, शिक्षा नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्पेंसर का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है, चरित्र की स्थापना करना विद्यालयी शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन ड्यूबी का है। क्वेश्चन नंबर 103 है, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। क्वेश्चन नंबर 104 है, नैतिकता सिखाई नहीं जा सकती किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्टारबक का है। क्वेश्चन नंबर 105 है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित, स्वाभाविक व प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है? तो यह कथन पेस्टोलॉजी का है। क्वेश्चन नंबर 106 है, यह कथन किसका है? शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है। तो यह कथन पेंटर का है। क्वेश्चन नंबर 107 है, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? तो आध्यात्मिक जगत का, क्योंकि जो आदर्शवादी थे वो आध्यात्म को मानने वाले थे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है, आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? तो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हुई है। क्वेश्चन नंबर 109 है, किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया? तो किसने? प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 110 है, आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है? तो आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व दिया गया है। किसको? विचारों को महत्व दिया गया है आदर्शवादी दर्शन में। क्वेश्चन नंबर 111 है, प्रश्न विधि के जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर विधि या प्रश्न विधि के जनक सुकरात हैं। संवाद विधि प्लेटो। ये सब मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है क्लासेस में। इसके बाद निगमन एवं आगमन विधि के जनक अरस्तु है। ये सारे क्वेश्चन बहुविकल्पीय में भी पूछता है और अतिलघुत्तरीय में भी पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्देशन विधि के जनक कौन है? तो हर्बर्ट है और ये क्वेश्चन सुपर टेट में भी पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर लर्न कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आपको टेट एग्जाम में भी मदद करेंगे और सुपर टेट एग्जाम में भी मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 है, तर्क विधि के जनक कौन है? तो तर्क विधि के जनक हीगल है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, खेल विधि के जनक कौन है? तो खेल विधि के जो जनक है, अगर यहाँ पर हम केवल खेल विधि की बात करते हैं तो कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। हेनरी कोल्डवेल कुक। लेकिन दोस्तों, बहुत जगह पर आपको फ्रॉबेल भी मिलेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन से मिलता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस में मिलता है और आपके पास इस तरीके से 4 ऑप्शन है और उसमें फ्रॉबेल और हेनरी कोल्डवेल कुक दोनों दिया है, तो उस स्थिति में हम हेनरी कोल्डवेल कुक को ही लगाएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अतलघुत्तरी क्वेश्चन में पूछा है कि खेल विधि के जनक कौन है, तो दोस्तों आपको याद होगा, आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है सारे चैप्टर्स को, तो जो फ्रॉबेल है ये किंडरगार्टन विधि के जनक है। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉबेल है और कहीं कहीं इनको खेल विधि का जनक भी माना गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन आप ये जानिए कि जो किंडरगार्टन विधि है, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? ये फ्रॉबेल है। ठीक है। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉबेल हैं और अगर खेल विधि का जनक पूछेगा तो हेनरी कोल्डवेल कुक ही आपको याद रखना है।
तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या दिमाग में रखना है कि अगर खेल विधि का जनक हमसे पूछता है तो हम हेनरी कोल्डवेल कुक को दिमाग में रखेंगे, और अगर किंडरगार्टन विधि पूछता है तो वहां पर फ्रॉबेल रहेंगे। अगर ऑप्शन में दोनों लोग हैं, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो हम किसको लगाएंगे? हेनरी कोल्डवेल कुक को ही लगाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए राइट आंसर क्या होगा, खेल विधि के जनक कौन है, तो हेनरी कोल्डवेल कुक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर किंडरगार्टन विधि नहीं पूछा है। किंडरगार्टन विधि का जनक पूछता तब कौन होते? फ्रॉबेल होते, लेकिन यहाँ पर खेल विधि पूछा है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हेनरी कोल्डवेल कुक होगा। क्वेश्चन नंबर 117 पर अब आते हैं। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है? तो अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक पेस्टालॉजी हैं। क्वेश्चन नंबर 118 पर आते हैं। किस दार्शनिक ने कहा है अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? जेंटिल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 119 पर जाते हैं। आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आत्म अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 120 है। प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो प्रयोजनवादी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो बालक का समाजीकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 121 पर आते हैं दोस्तों। तो जो प्रयोजनवादी शिक्षा, यहाँ पर आपने देखा कि इसका मूल उद्देश्य समाजीकरण करना होता है, यानी कि जो प्रयोजनवादी शिक्षा एक प्रैक्टिकल रहना सिखाती है जीवन में, कि किस तरीके से कोई भी समस्या आपकी कैसे आप उससे डील करोगे, या किस तरीके से आप समाज में अपना एक स्थान बनाओगे। तो ये एक समाजीकरण करना सिखाती है, और एक तरीके से जो इसका जो मूल उद्देश्य है वो आप किस तरीके से सही से अपने जीवन को बिताते हो, कैसे आप मुश्किलों का सामना करते हो, कैसे सारी चीजें करते हो, ये सिखाती है। क्वेश्चन नंबर 121 है। प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की? तो प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किलपैट्रिक ने की है। क्वेश्चन नंबर 122 है। अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए गए हैं? तो प्रयोजनवाद में बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है। ड्यूबी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। तो ड्यूबी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। बालक की शिक्षा हेतु विद्यालय आवश्यक होता है। ड्यूबी इसे सामाजिक वातावरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है। शिक्षा एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है। शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है। इस संबंध में ड्यूबी के विचार लिखिए। तो शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया होती है, जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 125 है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का जो प्रथम उद्देश्य है वो शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना है। इसके लिए शिक्षा समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए, यानी कि इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 126 है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या है? तो फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ ले। क्वेश्चन नंबर 127 है। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था? तो फ्रॉबेल ने 1805 में शिक्षण कार्य आरंभ किया। 1839 में उसने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उसने बालोद्यान या किंडरगार्टन रखा। वह कहते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। तो याद रखिएगा, कभी कभी ये कथन एग्जाम में पूछा गया है कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्रॉबेल का है। क्वेश्चन नंबर 128 है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, ना कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 129 है। मॉन्टेसरी पद्धति का सिद्धांत क्या है? तो मॉन्टेसरी का कथन है बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को ना हमें कुरूप बनाना चाहिए और ना ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम के अनुसार विकास हो। क्वेश्चन नंबर 130 है। आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? तो जो आदर्शवादी शिक्षा है इसकी टोटल 8 विधियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 131 पर आते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है? तो प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का जो आधार है वो मूल प्रवृत्तियां हैं, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां। क्वेश्चन नंबर 132 है। प्रकृतिवाद ने सीखने के किस विधि को जन्म दिया? तो ह्यूरिस्टिक विधि को, जिसे हम खोज विधि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है। प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? तो इंद्रियों को आवश्यक माना है। इंद्रियां कौन कौन सी हैं हमारी? आपको पता ही है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा।
ये सब चीजें जब सही रहती हैं तो हमें ज्ञान जो है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए इंद्रियों का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 134 है, प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है? तो आत्मा और परमात्मा के महत्व को अस्वीकार कर दिया है किसने? प्रकृतिवाद ने। क्वेश्चन नंबर 135 है, प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए हैं? तो 3 रूप बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? तो प्रयोजनवादी क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है, यानी कि जब आप कर्म करोगे तभी आप फल की इच्छा करो, ठीक है। बिना कर्म किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 137 पर आते हैं, प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता है? तो प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 138 है, प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी उसकी उपयोगिता है। क्वेश्चन नंबर 139 है, प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? तो प्रयोजनवाद प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 140 है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 141 है, किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद और प्रयोजनवाद के नाम से जाना था? तो किसे? प्रयोजनवाद को। प्रयोजनवाद को हम क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद और अनुभववाद भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है? तो यह जेम्स का कथन है। क्वेश्चन नंबर 143 है, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? तो सर्वोच्च सत्ता समाज की होती है। क्वेश्चन नंबर 144 है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का जो स्वरूप है वो व्यवहारिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 145 है, मांटेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? तो मानसिक रूप से मंद बालकों की शिक्षा पर ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 146 है, जनसंचार से आप क्या समझते हैं? तो सामान्यतः जनसंचार के साधन से तात्पर्य ऐसे विकरण से है जिसके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाए। क्वेश्चन नंबर 147 है, सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए। तो गिलिन और गिलिन का अभिमत है, सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलावों को कहा जाता है, चाहे यह बदलाव भौतिक दशाओं अथवा सांस्कृतिक साधनों अथवा जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार में अथवा समुद्र के अंदर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हुए हों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीटी से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ होता है? तो एनसीटी से संबंधित जो भी कार्य होता है, एनसीटी से संबंधित सारा कार्य कहाँ होता है? दिल्ली में होता है, क्योंकि एनसीटी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित होता है। आपका चाहे सीटेट एग्जाम हो, ये सब चीजें, इन सब के रूल कौन बनाता है कि क्या योग्यता होनी चाहिए और कौन कौन प्राइमरी में रह सकता है, कौन जूनियर में का एग्जाम दे सकता है, ये सब एनसीटी संस्था ही डिसाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 149 पर आते हैं, तो बुनियादी शिक्षा का अर्थ क्या? दोस्तों, बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बेसिक शिक्षा के जनक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। अब बुनियादी शिक्षा का अर्थ क्या है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। आज उसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में गांधी जी बुनियादी यानी बेसिक शिक्षा से था। उनका मानना था कि बालक शिक्षा प्राप्त करते समय व्यवसाय परक भी बने, जीविकोपार्जन करना भी सीखे। यानी कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ ऐसी चीजें, ऐसी स्किल सीखे अपने अंदर कि बच्चा अपना जीवन यापन आसानी से आगे चल करके कर पाए, उसे किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 है, छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन से जनसंचार साधन है? तो विचारों का प्रस्तुतिकरण लाइव वीडियो द्वारा और समाचार पत्रों द्वारा। तो इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन आज आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया 3 पार्ट में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप सारे पार्ट को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे आपके दोस्तों को भी इसकी जरूरत है, आप प्लीज शेयर करिएगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको ढेर सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। सारे विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक आपके सेकंड सेमेस्टर की कंप्लीट मिल जाएगी। तो आपको कहीं से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम में बेहतर नंबर लेकर के आओ तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और आपको केवल और केवल सारी वीडियोस को सुन लेना है। अगर आपने केवल सुन लिया है तो भी आप एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से नहीं जा पाएगी और उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को। जैसे ही आपने सब्सक्राइब किया उसके बाद आप घंटी के निशान को दबा दोगे तो आपका जो चैनल है ये सब्सक्राइब होने के साथ साथ आपको जो भी नोटिफिकेशन हम जैसे ही वीडियोस बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहेंगे और हमारे चैनल से बने रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।